हम लोग देखते हैं ई गवर्नेंस की अवधारणा। ई गवर्नेंस से सीधे समझ सकते हैं आप। ई से इलेक्ट्रॉनिक और गवर्नेंस शासन, एक इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से किया जाने वाला शासन, और इसकी आंतरिक भावना होती है एक अच्छा शासन, एक सुशासन, एक सहभागिता वाला शासन, ज्ञान आधारित सामाजिक संपदा वाला शासन, ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था वाला शासन, जिसमें कि सार्वजनिक, निजी और नागरिक समाज संगठन के मध्य न केवल संवाद हो बल्कि सहयोग भी हो, शासन में पारदर्शिता हो, जवाबदेही में वृद्धि हो, और कुल मिलाकर सूचना और संचार प्रौद्योगिकी का इस हद तक प्रयोग हो कि आम लोगों को ई गवर्नेंस से बेहतर सुशासन का बोध हो, उसे शासन के कानून बोझ नहीं लगे बल्कि सेवा में सुधार और लोगों को शासन में सहभागिता की भावना जगे। सरकार के स्तर पर, हर स्तर पर, हर संस्थात्मक स्तर पर उत्तरदायी का बोध हो, संस्थागत जवाबदेही बने, प्रशासक जवाबदेह बने, और कुल मिलाकर पब्लिक के हित में कानून का क्रियान्वयन इस तरह हो कि वह पूर्णतः पारदर्शी दिखे, दक्षतापूर्वक कार्य किया जा सके। सूचना और प्रसारण मंत्रालय के अनुसार भी कहा गया है कि ई गवर्नेंस केवल कार्यालयों का कंप्यूटरीकरण नहीं है, बल्कि यह उससे बहुत आगे है। यह सरकारी प्रक्रिया में आधारभूत सुधार, आधारभूत परिवर्तन से संबंध रखता है, और सरकार के हर रंग, कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका और इसके साथ साथ नागरिकों के लिए भी एक नई जिम्मेवारियों के रूप में है। नियंत्रक और महालेखा परीक्षक यूके के अनुसार भी कहा गया है कि ई गवर्नेंस का अभिप्राय सरकारी विभागों और उनकी संस्थाओं द्वारा इंटरनेट के माध्यम से जनता को सूचना की पहुंच प्रदान करना है। कुल मिलाकर हम देखते हैं तो यह सूचना प्रौद्योगिकी से संचालित प्रशासन को ही हम ई प्रशासन कहते हैं, और यह ई प्रशासन एक तरह का ऑनलाइन प्रशासन है। इसके माध्यम से बेहतर प्रशासन दिया जाता है, बेहतर शासन दिया जाता है, एक प्रभावी शासन देने की बात होती है, और न केवल प्रभावी भी बल्कि श्रेष्ठ शासन, सर्वश्रेष्ठ सरकार की बात कही जाती है। और कुल मिलाकर कहें तो ई गवर्नेंस के माध्यम से सरकारी प्रक्रिया में सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी का प्रयोग किया जाता है जनता के हित में, समय के अनुसार, और इसके माध्यम से शासन व्यवस्था को स्मार्ट शासन व्यवस्था बनाया जाता है। स्मार्ट गवर्नेंस की अवधारणा को अमल में लाया जाता है। स्मार्ट से आशय है एस सिंपल, सरल, एम मॉरल, नैतिक, ए अकाउंटेबल, जवाबदेह, आर रेस्पॉन्सिव, अनुक्रियात्मक, टी ट्रांसपेरेंट। यहाँ पर थोड़ा सा यदि हम इस पर और चर्चा करें, स्मार्ट शासन, गुड गवर्नेंस, स्मार्ट शासन में क्या होता है तो एस से सिंपल का अर्थात सरल। इसका अभिप्राय है कि सूचना और संचार प्रौद्योगिकी का प्रयोग इस हद तक किया जाए कि सरकार के सभी नियम विनियम पब्लिक को सरल दिखे, सरलता से उसके पास पहुंच जाए, और इस तरह जनता और सरकार के बीच एक मैत्री की स्थापना हो सके, मैत्रीपूर्ण संबंध बन सके, यूजर फ्रेंडली माहौल का निर्माण हो सके। एम से मॉरल, नैतिक की बात करें तो संयुक्त राष्ट्र वर्ल्ड पब्लिक सेक्टर रिपोर्ट ई गवर्नमेंट एट द क्रॉस रोड्स में लोक प्रशासन के रूप में ई गवर्नमेंट के नैतिक उद्देश्य का
जिक्र मिलता है, जो आधुनिक सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के उपयोग में अपने आंतरिक एवं बाह्य संबंधों को परिवर्तित करने की प्रक्रिया में दिखता है। और इस नैतिक शासन का उद्देश्य मानव समाज के सार तत्व अर्थात जनता के मध्य संचार से है, एक सार्वजनिक मूल्य की स्थापना से है, एक ऐसी धारणा स्थापित करने से है जिससे कि जनता में विश्वास बरकरार रहे, आदर्श भावना जगा रहे और एक मूल्य, एक नई पद्धति दिखे कि प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल इस रूप में हो रहा है कि शासन सुशासन में तब्दील हो रहा है, भ्रष्टाचार की व्यवस्था नहीं है, चाहे किसी भी प्रकार की संस्था हो, पुलिस हो, विद्यालय हो, अस्पताल हो, कार्यालय हो, न्यायपालिका हो, कहीं भी जितनी भी तमाम संस्थाएं हैं सभी नैतिक रूप से अच्छी तरीके से अपने काम को कर रहे हैं और किसी प्रकार की अनैतिकता अवमूल्यन उसमें हरास नहीं है। ई गवर्नेंस की एक मूलभूत अवधारणा यह भी है। एस सिंपल, एम मॉरल, ए अकाउंटेबल अर्थात जवाबदेह प्रशासन बने, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी का प्रभाव इतना दिखे, तमाम प्रबंधन तमाम सूचना प्रणाली इस तरह निष्पादित दिखे कि जितने कर्मचारी हैं जितने अधिकारी हैं सभी जवाबदेह बने, अपने कार्य का और कार्य के प्रति उत्तरदायित्व समझे और कुल मिलाकर जनता के प्रति जो विकास के दावे किए जाते हैं, जिस विकास की राह उनसे गुजरती है, वे उस कार्यक्रम को सुगमतापूर्वक करे। और कुल मिलाकर हम यह भी कह सकते हैं इसके माध्यम से सरकारी कर्मियों की जवाबदेही सुनिश्चित की जाती है और दिखती भी है, और जवाबदेही काम नहीं करने पर इसके संदर्भ में उसे पुरस्कार या दंड भी का भी शिकार होना पड़ता है। सबसे अहम बात कि त्वरित पता चल जाता है कि वह अपनी जवाबदेही से मुकर रहा है या अपना दायित्व का निर्वहन सरलता से सुगमता से कर रहा है। आर रेस्पॉन्सिव अर्थात अनुक्रियात्मक, मतलब कि जो कार्य सौंपे गए हैं जिस अधिकारी को, जिस कर्मचारी को, जिस प्रशासनिक व्यवस्था अंग के लोगों को, वह उस कार्य जो काम उसके पास आते हैं उसके प्रति वह त्वरित क्रिया करे, उसकी गति दिखावे और उस काम को अंजाम दे। सेवा वितरण करने की गति को बढ़ाया जाए, जनता के लिए जो कानून बनाया जाए उसे त्वरित गति से क्रियान्वित किया जाए और वह यही हुआ रिस्पांस दे, तुरंत रिस्पांस दे, और इसके माध्यम से प्रशासन अधिक जवाबदेह बने, तुरंत कार्य करे, न कि सिर्फ जवाबदेह बने बल्कि कार्य भी करे। और इसके लिए ही सूचना और संचार प्रौद्योगिकी क्रियाविधि सुगमतापूर्वक उसकी सहायता करता है और जिसका कि अंतिम परिणाम, अंतिम लाभ उपभोक्ता को मिलता है, जनता के रूप में लोगों को इसका लाभ मिलता है। उदाहरण स्वरूप हम यह भी देख सकते हैं, ऑनलाइन किसी प्रकार के मामले का आवेदन दिया जाता है तो यह वहाँ पर दिखता है कि आवेदन गया, उनके सीनियर को भी दिखता है, तो यहाँ पर जो जिम्मेवार पदाधिकारी कर्मचारी होते हैं उसे त्वरित इस पर अनुक्रिया देना पड़ता है, अपना कार्य करना पड़ता है, या काम जो भी उसमें त्रुटि है या उसमें सुधार की अपेक्षा है, उसमें कार्रवाई की अपेक्षा उस पर किया जाए, उस पर रिस्पॉन्स करना पड़ता है। और ऐसा नहीं कि उसको फाइल में बंद करके रख दिया जाए, बल्कि यहाँ पर उस पर उसको कार्य करना पड़ता है और संचार प्रौद्योगिकी के माध्यम से यहाँ पर आसानी होती है। टी ट्रांसपेरेंट, पारदर्शिता, यह भी एक महत्वपूर्ण कड़ी है, महत्वपूर्ण उद्देश्य है स्मार्ट शासन का, ई गवर्नेंस का। और
पारदर्शिता अर्थात जो कुछ भी कार्य सौंपे गए हैं उसे बंद फाइलों में बंद करके नहीं रख दिया जाए, बल्कि उससे संबंधित जो सूचना है, जो कार्य करने हैं, जो अनुक्रिया करना है, तो उसका साफ-साफ दिखे। सूचना और संचार प्रौद्योगिकी सार्वजनिक अधिकार क्षेत्र में आती है, तो इसके माध्यम से क्रियाविधि और कार्यों को पूर्णतः पारदर्शी बनाता पड़ता है और यह लोगों के लिए लाभकारी भी है। लोगों को इसका बेहतर लाभ मिलता है। इसके माध्यम से जैसे कि अनुक्रिया प्रशासनिक अधिकारी कर्मचारी उसके जो अभिकरण है वो वहाँ पर उसकी अनुक्रिया करते हैं और उसके माध्यम से लोगों को भी दिखता है कि क्या कार्रवाई हुई पारदर्शिता पूर्वक, और कहीं न कहीं इससे समानता या कानून का शासन में वृद्धि होती है। कुल मिलाकर हम यह कह सकते हैं कि स्मार्ट शासन के माध्यम से इसमें जो बातें होती है, जो बेहतर सूचना मिलती है, लोगों को बेहतर सेवा मिलती है, और जो अंत सरकार की प्रशासनिक मशीनरी होती है उनको उनकी सेवा वितरण करने में सुलभता होती है, आसानी से वो जनता तक पहुंच जाती है उनकी सेवा। और स्मार्ट शासन के माध्यम से सरकार के आंतरिक संगठन की कार्यविधि जो होती है उसमें भी सुधार लाया जाता है, भ्रष्टाचार कम होता है, पारदर्शिता अधिक दिखती है और कहीं न कहीं लोगों में विश्वसनीयता दिखती है, राजनीतिक विश्वसनीयता जगती है। तो वहीं जवाबदेही की भी बात होती है, जवाबदेही विकसित भी होती है और सार्वजनिक सहभागिता और परामर्श का यह माध्यम लोग कहीं न कहीं लोकतांत्रिक देश होने के नाते सहभागिता होती है तो लोगों में प्रोत्साहन भी मिलता है। हम लोग देखते हैं ई शासन और ई सरकार क्या होता है। ई शासन का अर्थ है ई गवर्नेंस और ई सरकार अर्थात ई गवर्नमेंट। दरअसल ई गवर्नेंस की अगर बात करें तो ई गवर्नेंस को ई गवर्नमेंट से भिन्न नई सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के लोकतांत्रिक गुणों पर विशेष बल देने की दृष्टि से बताया गया है। हालांकि ई शासन ई अर्थात ई गवर्नेंस और ई सरकार अर्थात ई गवर्नमेंट दोनों शासन के सरकार के लिए प्राय अदला बदली के रूप में प्रयोग में लाए जाते हैं और दोनों में अंतर बड़ी सूक्ष्म है। यहाँ पर इसकी बारीकियों को समझने के बाद ही आप अंतर स्पष्ट कर पाते हैं। एक विद्वान है थॉमस बी रिले के अनुसार सरकार और शासन शासितों की सहमति और सहयोग प्राप्त करने के बारे में है। सरकार और शासन में होता यही है कि शासितों की सहमति होती है, उनका सहयोग प्राप्त करना होता है, जब वहीं सरकार इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए एक औपचारिक तंत्र के रूप में होता है। शासन सरकार के कार्यों का बहुपरिणाम होता है, सरकार जो करती है और वहीं जो प्राप्तकर्ता द्वारा अनुभव किया जाता है। ई गवर्नमेंट सरकार का अधिक सफल रूप हो सकता है और यह तभी होता है जब इसका सही ढंग से प्रबंध किया जाए, सही ढंग से कार्यान्वयन किया जाए। और उसी तरह ई गवर्नेंस का विकास सहयोगात्मक शासन के रूप में हो सकता है यदि इसका समुचित सिद्धांत, उद्देश्य, कार्यक्रम और संरचना द्वारा सही समर्थन किया जाए। राज्य के क्रियात्मक अंग के रूप में सरकार को देखा जाता है, गवर्नमेंट को, और वहीं अगर हम गवर्नेंस की बात करें यह शासन होता है जिसका कि हम लोग लोक प्रशासन की शब्दावली में शासन व्यवस्था के संदर्भ में इसका प्रयोग करते हैं। और यहाँ पर यह भी समझ लें कि गवर्नेंस एक नई अवधारणा है और इस गवर्नेंस जैसा कि विश्व बैंक द्वारा भी कहा गया है कि इसका अर्थ है परंपराएं और संस्थाएं हैं जिनके द्वारा किसी देश में सत्ता का प्रयोग किया जाता है। सबसे बड़ी बात है कि इसमें प्रक्रिया होती है जिसके द्वारा सरकारों का चयन होता है, उसकी मॉनिटरिंग की जाती है और उन्हें बदला जाता है। और ई गवर्नमेंट को सरकारी अभिकरणों द्वारा सूचना और संचार प्रौद्योगिकी, विशेष रूप से इंटरनेट आधारित सूचना और प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोग के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। हाँ, यहाँ पर इसका उद्देश्य होता है सरकार की दक्षता, प्रभावकारिता, पारदर्शिता और जवाबदेही में वृद्धि होता है। और यह समझ लें कि प्रौद्योगिकी जो होता है यह एक साधन है और यहाँ पर जो सरकार कार्य करती है, अपनी दक्षता दिखलाती है और पारदर्शिता पूर्वक काम करती है, उसके परिणाम होते हैं। वहीं ई गवर्नेंस में होता है कि कोई संगठन है, चाहे वो निजी हो, अभिकरण हो अथवा नागरिक समाज संगठन हो,
उसको अपना लक्ष्य प्राप्त करने के बाबत मार्गदर्शन और संचालन में सहायता देने के लिए सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी का उपयोग करना होता है। ई गवर्नेंस का संबंध समाज को संचालित करने और जनहित को बढ़ावा देने के लिए सूचना और प्रौद्योगिकी का उपयोग करने से है। एक उदाहरण के रूप में यह भी समझा जा सकता है कि जैसे कि कोई ई खरीद की बात होती है, सार्वजनिक या सरकारी अभिकरण का क्रय विभाग उसके लिए इसको जो है सहायता करता है, तो यहाँ पर यह ई गवर्नमेंट की श्रेणी में आ जाता है। वहीं दूसरी तरफ कोई किसान है, उद्योगपति है, उसके लिए सार्वजनिक सब्सिडी नीति या नए बिजली प्रशुल्क को प्रभावित करने जैसी राजनीतिक प्रक्रियाओं में कुशलतापूर्वक भागीदारी करने के लिए सहायता दिया जाता है। तो यहाँ पर सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी का जो अनुप्रयोग होता है ये ई गवर्नेंस की श्रेणी में आ जाता है। यहाँ पर और समझा जा सकता है कि सामान्य तौर पर जो प्रशासनिक व्यवस्था होती है उसके लिए गवर्नेंस का यूज किया जाता रहा है, और शासन संचालन जिसके हाथ में होता है उसको हम लोग सरकार के नाम से जानते हैं। और चूंकि ऐसा इसलिए कि सरकार के पास ही वह आंतरिक और बाह्य दृष्टि से सर्वोच्च शक्ति से हम संप्रभुता करते हैं और वे कोई निर्णय लेने में सक्षम होते हैं। वहीं आगे हम यह देखते हैं जब आधुनिक व्यवस्था में वाणिज्य और औद्योगिक निगम का प्रभाव पड़ा तो इसके क्रियाकलाप के संचालन के लिए सबसे पहले कारपोरेट गवर्नेंस शब्द की उत्पत्ति होती है, और यह बाजार में चलती है कारपोरेट गवर्नेंस। अर्थात यहाँ पर गवर्नेंस से तात्पर्य हो गया कि एक बेहतर शासन, एक तरह से कहें तो री इन्वेंटिंग गवर्नमेंट, मिशन ड्राइव गवर्नमेंट, मार्केट ओरिएंटेड गवर्नमेंट, सर्विस फर्स्ट, एम्पावरिंग सिटीजन्स। और एक तरह से यह भी देखते हैं कि गवर्नमेंट सब सरकार की भूमिका की पुनर्परिभाषा पर बल देता है और सरकार की पुनर्रचना पुनर्गठन की आवश्यकता को कहीं न कहीं ये दर्शाता है। एक अर्थ में और यह समझ सकते हैं कि ई गवर्नमेंट में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के साधन का प्रयोग किया जाता है और सरकार की कार्यविधियों का आधुनिकीकरण इसके माध्यम से किया गया है। इसके ई गवर्नमेंट के माध्यम से सरकार का कार्यों का आधुनिकीकरण होता है और जिसके माध्यम से सरकार अपने घटकों की सेवा करने के तरीकों का रूपांतरण करती है। वहीं ई गवर्नेंस सेवा वितरण पहलुओं से आगे भी जाती है और एक निर्णय प्रक्रिया के रूप में यह देखी जाती है।